रहा था कि इतने किलोमीटर अंदर आकर एक दूसरे मुल्क की फौज या हेलीकॉप्टर ऑपरेट करे और पता ही ना चले, ठीक है, ये सॉवरेनिटी चैलेंज हुई ना। तो ये जो चीज़ है, ये सॉवरेनिटी जो है एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अगर सॉवरेनिटी चैलेंज होती है तो स्टेट की जो सर्वाइवल है वो एट स्टेक लग जाती है, ठीक है। और आपको पता है ये स्टेट में और गवर्नमेंट में बुनियादी फ़र्क क्या है? स्टेट, हाँ ठीक हो गया, जो स्टेट का कंसेप्ट है वो एक परमानेंट कंसेप्ट है। द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज अ परमानेंट, व्हाइल द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इज टेम्पररी। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ठीक है। हुकूमतों के आने जाने से हो सकता है रियासत ज़्यादा मजबूत हो जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर स्टेट की सर्वाइवल एट स्टेक लगती है, रियासत अगर उसकी सर्वाइवल, उसकी एग्जिस्टेंस एट स्टेक लगती है और खुदा ना खास्ता एक दफ़ा चली गई, उसको वापस लेना नामुमकिन सी बात है, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, दैट इज़, अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। जमहूरियत के बारे में तो आप सब जानते हैं, जमहूरियत पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, बस इतना बता देता हूँ कि तो आप सब जानते हैं जमहूरियत क्या है। क्या है जमहूरियत? नहीं, ये तो इब्राहिम लिंकन की पुरानी, बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, कंसेप्ट बताएं मुझे। शाबाश, ठीक है, कंसेंट ऑफ द पीपल, शाबाश, ठीक है। डेमोक्रेसी एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम की अक्सरियत की राय से, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम की अक्सरियत की राय से हुकूमत कायम की जाती है और हुकूमत को एक पर्टिकुलर टेन्योर दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे दिया जाता है। ये टाइम है तुम्हारे पास, अवाम की अक्सरियत की राय से तुम्हें कायम किया गया है, ठीक है। और इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जितना अवाम के लिए काम कर सकते हो कर लो, दोबारा से अवाम की अदालत में पेश किया जाएगा और परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद अवाम जिस तरह से चाहेंगे, जिसको वोट देंगे, वही फिर दोबारा अवाम की अक्सरियत की राय से दोबारा से लोग इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो डेमोक्रेसी इन शॉर्ट इज़ द पावर ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल, ठीक है। अब आगे थोड़ा से नए कंसेप्ट आ रहे हैं और इन कंसेप्ट को आप नोट कर लें। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। ये हमारा एक कंसेप्ट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और चलिए इसके दरमियान में कंपैरिजन कर लें। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दो बड़े बुनियादी और अहम कंसेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के टर्मिनोलॉजीज के हवाले से। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद है? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद है कि एक ऐसी हुकूमत जिसके पास सारे इख्तियारात हो। यूनी मीन्स वन, यूँ समझ लें। यूनी मीन्स, यूनी से क्या मुराद है? वन, ठीक है। यानी यहाँ पे एक ही हुकूमत है जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं, और वो कौन सी हुकूमत है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो ऑल पावर्स इन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑल पावर्स आर वेस्टेड टू द सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जो कहेंगे, ठीक है। इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट, ऑल पावर्स आर वेस्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सारे के सारे इख्तियारात एक ही हुकूमत के पास होते हैं, और वो कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, मरकजी हुकूमत। अब मरकजी हुकूमत की मर्जी है, जिस हद तक चाहे, जब चाहे इख्तियारात आगे सूबों को डेलीगेट कर दे। डेलीगेट का मतलब है जो इख्तियारात दिए जब चाहे वो दिए हुए इख्तियारात वापस ले लें। दिस इज डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होता यहाँ पर। दिस इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ पावर, दिस इज डेलीगेशन ऑफ पावर। पावर्स आर डेलीगेटेड। इख्तियारात आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, जब चाहे वापस ले लें। ठीक है, ये बुनियादी फ़र्क आपको बता रहा हूँ। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं सूबाई हुकूमतों को, मरकज़ी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से वो इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को डेलीगेट कर रही है। ठीक है, और जब चाहे वो दिए हुए इख्तियारात उनसे वापस ले ले। ये डेलीगेशन ऑफ पावर है। अब आते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम वफाकी निज़ाम हुकूमत भी कहते हैं, इसके अंदर इख्तियारात की तकसीम आइन के अंदर इख्तियारात की तकसीम पहले से लिख कर ली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक बुनियादी शर्त आ गई कि जहाँ पे भी जिस दुनिया के जिस मुल्क के अंदर ये निज़ाम अपनाया जाएगा ना, ये निज़ाम हुकूमत होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसकी बुनियादी शर्त है दैट कंट्री मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे शर्त हो गई। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन शर्त नहीं है, ये ऑप्शनल है। लिख लें वेल एंड गुड, ना लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, क्योंकि इख्तियारात की तकसीम कहाँ लिख कर की जा रही है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका मतलब है कि एक तहरीरी आइन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मस्ट हो गया। ठीक है, और अगर तहरीरी आइन ही नहीं होगा तो इसका मतलब है फिर वो गवर्नमेंट फेडरल फॉर्म की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आइन की सूरत में इख्तियारात की तकसीम पहले से लिख कर ली जाती है। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम आइन के अंदर पहले से लिख कर ली जाती है। ठीक है, ये लिख लें। In federal form of government, powers are divided between center and provinces. In federal form of government, powers are divided between center and provinces. ठीक है, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। Powers are divided between center and provinces. ठीक है, कहाँ पे लिखा जाता है? In the Constitution. इख्तियारात की तकसीम आइन के अंदर, यानी इख्तियारात की तकसीम वफाक और सूबों के दरमियान आइन के अंदर पहले से लिख कर ली जाती है रिटन फॉर्म में। ठीक है, और आपने एक देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्टें होती हैं। एक तरफ होता है फेडरल लिस्ट, एक होती है प्रोविंशियल लिस्ट। सुने कभी ये? और समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्करेंट लिस्ट ज़रूरी है। ये दो, अगर फेडरल है तो ये दो लिस्टें तो होंगी। कॉन्करेंट लिस्ट ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑप्शन है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑप्शन है, ऑप्शनल है ये दो ज़रूरी है। अब इख्तियारात
वो मामला जो फेडरल लिस्ट के अंदर डाले गए, वो मामला जो फेडरल लिस्ट में डाले जाएंगे, उनके ऊपर कानून साजी का इख्तियार वफाकी हुकूमत का होगा। इस लिस्ट के अंदर जो मामलात आएंगे ना, जो जिसकी हेडिंग है फेडरल लिस्ट, इसके ऊपर कानून साजी कौन करेगा इन मामलात पे? देखिए ना, रियासत के बहुत से मामलात हैं। बुनियादी मामला याद रखिएगा, वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं जो कभी भी सूबों को नहीं दिए जा सकते। मसलन डिफेंस कभी नहीं दिया जा सकता, ठीक है, वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के पास रहेगा, फेडरल गवर्नमेंट से नहीं निकाला जा सकता। करेंसी फेडरल लिस्ट में रहेगी। कम्युनिकेशन यहाँ रहेगी। फॉरेन पॉलिसी हमेशा फेडरल लिस्ट में रहेगी, ठीक है। ये फेडरल लिस्ट के मामलात हैं। इसके अलावा चाहें तो एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो इस लिस्ट की हेडिंग के नीचे आ गए मामलात, उनके ऊपर कानून साजी का इख्तियार किसका है? फेडरल गवर्नमेंट का है। इसी तरह से प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर, सूबाई फहरिस्त के अंदर जो मामला ये दर्ज होंगे, उसके ऊपर कानून साजी का इख्तियार किसका होगा? प्रोविंसेस का होगा। उसके ऊपर वफाक आप मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि आइन की सूरत में पहले से लिख कर तय हो गया कि इस मामले के ऊपर, मसलन एजुकेशन है, इस मामले के ऊपर, तालीम के ऊपर सूबों को खुद मुख्तारियत हासिल है, व्हाट वी कॉल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारियत। यही है ना कि सूबों के पास ये मामला है, सूबे अपनी मर्जी से इसके ऊपर कानून साजी जैसे चाहे अपनी सूबाई सतह पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इस हेडिंग में आएंगे मामला फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसके ऊपर कानून साजी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस का है। अब कभी हो सकता है ये ज़रूरत पड़ जाए कि हम चाहते हैं कोई ऐसा मामला यहाँ पर मौजूद है, कोई ऐसा मामला है जो मैंडेटरी उनमें से नहीं, उसके अलावा मसलन कोई और इरिगेशन है या और बहुत सारे मामलात हैं, हेल्थ है, ठीक है, हम फेडरल लिस्ट से निकाल के इस लिस्ट में लाना चाहते हैं, या इस लिस्ट से निकाल कर वापस इस लिस्ट में लाना चाहते हैं। ये नहीं होगा यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देंगे या यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। और अमेंडमेंट हमें कहाँ से करनी पड़ेगी? पार्लियामेंट से, ठीक है। पार्लियामेंट से हमें अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, ठीक है। और जो भी उसकी स्पेसिफाइड अमेंडमेंट की रेशो है, उस प्रॉपर प्रोसीजर से गुजर कर हम वो मामला तब तब्दील हो सकता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र होगी पावर, वो डेलीगेशन थी। जो इख्तियारात थे, सारे के सारे इख्तियारात एक ही मरकज़ के पास है, जब चाहे जितना चाहे नीचे रीजनल यूनिट्स को, ऑटोनोमस यूनिट्स को नीचे वापस पावर डेलीगेट कर दे यूनिटरी फॉर्म में, और जब चाहे वो दिए हुए इख्तियारात वापस ले ले। ये क्या था? ये डेलीगेशन ऑफ पावर। और यहाँ पर जब हम अमेंडमेंट के ज़रिए प्रॉपर प्रोसीजर से आ रहे हैं, तो ये देखें एक मामला इधर से इधर आ रहा है या इधर से इधर जा रहा है, दिस इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। समझ आ रही है बात की? कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है? अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट से अप्रूवल लानी पड़ेगी, ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी सिर्फ पाकिस्तान में है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से हमें गुजर के आना होता है अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरलिस्ट और प्रोविंशियल, इस तरह से ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट अब आपको क्लियर है। दुनिया की ज़्यादातर रियासतें वफाकी निज़ाम हुकूमत इख्तियार किए हुए हैं, ये बात याद रहे। थोड़ी सी रियासतें हैं जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाए हुए हैं। मिसालें मैं आपको लिखवा देता हूँ। मसलन इटली, मैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पहले बात कर रहा हूँ, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, इटली, ईरान, यूके, ब्रिटेन, बिल्कुल ठीक है। आगे ETC डाल लें, ETC, बस 2-3 मिसालें लेके ETC ज़रूर डालना है। अगर ETC नहीं डाला तो इसका मतलब है ये 2-3 कंट्री हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कुछ और कंट्री भी हैं। और फेडरल गवर्नमेंट में बताएं कौन सा है? शाबाश, पाकिस्तान, USA, इंडिया, अमेरिका सबसे बड़ी मिसाल है, ठीक है। ये फेडरेशन है, इनको हम फेडरेशन भी कहते हैं। फेडरेशन से मुराद है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। समटाइम्स याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन यूँ भी बनाया जा रहा होता है कि सेंटर को, वफाकी हुकूमत को फेडरेशन कहा जा रहा होता है और सूबाई हुकूमतों को फेडरेटिंग यूनिट्स कहा जा रहा होता है। एक ही बात है ये एक ही बात है, ठीक है। ये याद रखनी है बात जी। ये कंसेप्ट क्लियर है? आगे चलिए, ठीक हो गया।
अब आगे आने लगा है, या अब हम आने लगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वो लूज फॉर्म ऑफ बाइंडिंग होती है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा जी, अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Parliamentary form of government versus presidential form of government। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जितने भी हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। दो तरह का, अब देखें, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, बादशाह जब हुआ करती थी ना माजी में दुनिया के अंदर, तो बड़ी बड़ी सल्तनतें हुआ करती थी, बादशाहों का एक ही पैटर्न होता था, ठीक है। और वो पैटर्न क्या होता था कि बादशाह जब मरता था तो उसके बाद जो उसका अमूमन बड़ा बेटा होता था वो बादशाह बन जाया करता था। और बादशाह में वैरायटी कोई नहीं थी, एक यूनिफॉर्म पैटर्न के ऊपर बादशाहतें चलती थी, ठीक है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो। डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी हैज अ लार्ज वैरायटी। कहीं पे आपको नज़र आएगा एक पार्लियामानी जमहूरियत है, कहीं पे आपको दुनिया के किसी कोने में नज़र आ रहा होगा ये सदारती जमहूरियत है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस कर लें, पाकिस्तान के अंदर एक वक्त में एक सदारती जमहूरियत हुआ करती थी, एक दौर होता था, ठीक है। इस वक्त पार्लियामानी जमहूरियत है। अभी फिर नारा लग रहा है हम सदारत की तरफ चलते हैं, सदारती जमहूरियत की तरफ चलते हैं, पार्लियामानी जमहूरियत जो है पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये क्या है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है, आप समझते हैं? नहीं, वो एक सिंबल ऑफ, सिर्फ एक सिंबल है, सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशन रह गया। अब बरतानिया के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है ना वो जमहूरियत आ चुकी है, लेकिन वो जो मोनार्की है ना, जिसका क्वीन की आप बात कर रहे हैं, वो एक सिंबल है, जस्ट एक सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर रखा गया कि माजी में एक बहुत बड़ी ये भी बादशाह हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन ऑल पावर्स जो है वो सारी अब प्राइम मिनिस्टर के पास है बरतानिया में। पहले है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तमाम इख्तियारात जो हैं वो किसके पास होते हैं, वज़ीर आज़म के पास होते हैं, ठीक है। किसके पास होते हैं, वज़ीर आज़म के पास होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वज़ीर आज़म अकेला कुछ भी नहीं होता। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ भी नहीं होता, वो अपनी काबीना के साथ मिलकर एक टीम वर्क कर रहा होता है, ये याद रखनी है बात। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है वज़ीर आज़म अकेला कुछ भी नहीं होता, इख्तियारात तमाम उसके पास है। असल में इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म अकेला इस निज़ाम के अंदर कुछ नहीं होता, वो अपनी काबीना के साथ मिलकर एक टीम वर्क कर रहा होता है। काबीना कौन होती है, क्या होती है काबीना में, कौन लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हाँ, उसको हम एक कलेक्टिवली बोल देते हैं मिनिस्टर्स। जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं जो वज़ीरों को मिलते हैं, वो वज़ीरों को हम कैबिनेट बोल देते हैं। तो वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ एक टीम वर्क कर रहा होता है। और वज़ीर आज़म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर याद रखिएगा, क्योंकि वो एक टीम वर्क कर रहा होता है, अकेला कुछ भी नहीं है, तो हमेशा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो वज़ीर आज़म है अपनी काबीना के साथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसको एक कंसेप्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं आपको भी बताता हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिसाल के तौर पे कोई बहस शुरू हो गई,
कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मामला शुरू हो गया पार्लियामेंट पे, ठीक है, हुकूमत के किसी वज़ीर से पूछ लिया गया, वज़ीर ख़ारजा से पहला सवाल पूछा गया फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मसलन। अब वज़ीर ख़ारजा उस सवाल के जवाब में उस शख्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो काबीना और वज़ीर आज़म एक टीम वर्क कर रहे हैं। अब उनमें से उनका कोई भी पार्टनर उठेगा और उठकर उस शख्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा।